आज अपराध के इस पॉडकास्ट में ऐसे नेशनल खिलाड़ी की बात होगी जिसने जब पहली बार बैडमिंटन अपने हाथों में पकड़ा था तो लोगों ने कह दिया था कि इसने तो बैडमिंटन को तलवार की तरह पकड़ा है, ये बैडमिंटन का पृथ्वीराज है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने जब 1980 में पहली बार बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया तो सीधे नेशनल चैंपियन बन गया। उस खिलाड़ी के अंदर इतनी ज्यादा काबिलियत थी कि 1980 के बाद से लगातार 7 सालों तक हिंदुस्तान में किसी दूसरे खिलाड़ी ने सैयद मोदी को बैडमिंटन में चैलेंज ही नहीं किया और वो लगातार 7 सालों तक नेशनल चैंपियन बने रहे। ये भी एक रिकॉर्ड ही है। इसी बीच कॉमनवेल्थ गेम्स आते हैं। सभी को बैडमिंटन से मेडल की उम्मीद थी और सैयद मोदी ने लोगों की उम्मीदों को निराश नहीं किया और बैडमिंटन सिंगल्स में गोल्ड मेडल को अपने नाम किया। दर्शकों के बीच एक ही नाम गूंज रहा था, वो नाम था स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी का। जिसे स्पोर्ट्स से थोड़ा सा भी लगाव होगा उसे इस नाम के बारे में जरूर मालूम होगा। आज हम सैयद मोदी जैसे करिश्माई पर्सनैलिटी को याद भी करेंगे और उनकी मर्डर मिस्ट्री को भी समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि बैडमिंटन के स्टार नेशनल प्लेयर की हत्या करवा दी गई? इसे समझने के लिए चलते हैं आज से 45 साल पहले। साल था 1978। तब सैयद जूनियर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया करते थे। इसी बीच उनका सिलेक्शन बीजिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए हो गया। इसी टूर्नामेंट में उनकी मुलाकात एक और जूनियर महिला खिलाड़ी से होती है जो थी माया नगरी मुंबई की अमिता कुलकर्णी। इस टूर्नामेंट के दौरान ही सैयद और अमिता करीब आने लगते हैं। दोनों की उम्र भी तब ज्यादा नहीं थी। वो उस उम्र में थे जब प्यार इश्क बड़ी जल्दी दिलों में दस्तक देता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ मुलाकातों के बाद सैयद और अमिता को एक दूसरे से प्रेम हो चुका था। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। जैसे ही सैयद और अमिता की शादी के लायक उम्र हुई, उन्होंने अपनी शादी की इच्छा घर वालों को बता दी। इसी बीच सैयद का करियर ग्राफ भी तेजी से ऊपर जा रहा था। वो कई बार के नेशनल चैंपियन बन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अमिता अपने करियर में कुछ खास नहीं कर पा रही थी। फिर भी सैयद अमिता से ही शादी करना चाहता था। दोनों की शादी के लिए घर वाले राजी नहीं हुए। उसके कई रीजन थे। एक बड़ा रीजन ये भी था कि अमिता काफी अमीर घर से थी और सैयद एक लोअर मिडिल क्लास परिवार का था। फिर सैयद और अमिता ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली और लखनऊ शिफ्ट हो गए। लखनऊ में अच्छे स्टेडियम थे जहां सैयद को बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए अच्छी फैसिलिटी मिल जाती थी। शादी के शुरुआती दिनों में रोमांस भी था और करियर भी अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे समय गुजरता गया, चीजें थोड़ी खराब होना शुरू हो गई थी। अमिता बैडमिंटन की फील्ड में कुछ खास नहीं कर पा रही थी और सैयद इंडिया के नेशनल स्टार प्लेयर बन चुके थे। अब चीजें और खराब होने वाली थी क्योंकि इस कहानी में एक तीसरे शख्स की एंट्री होने वाली थी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उस दौर में अमेठी के राजा नाम से मशहूर संजय सिंह था। ये जन मोर्चा पार्टी का सदस्य भी था और साथ ही राजीव गांधी के साथ इसने पढ़ाई की थी। वो खुद को राजीव गांधी का करीबी भी बताया करता था। इस बात से आप संजय सिंह के पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। फिर लखनऊ में बड़ी पार्टी का आयोजन होता है। हालांकि संजय सिंह भी पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन फिर भी वो इस पार्टी में अमिता की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अमिता को भी संजय सिंह की पावर का अंदाजा था, इसलिए वो भी दोस्ती कर लेती है। धीरे धीरे इस दोस्ती की वजह से कब अमिता अपने पति सैयद को चीट करने लगती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। अमिता को इस बात का कोई दुख नहीं था,
बल्कि उसे तो संजय सिंह के साथ काफी मजा आ रहा था। ऐसा खुद अमिता ने अपनी डायरी में लिखा था। कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इसलिए अमिता के अफेयर के बारे में सैयद को भी पता चल चुका था। बाद में अमिता ने बताया भी था कि वो डायरी में संजय सिंह के साथ रोमांस के बारे में भी लिखा करती थी। वो ऐसा इसलिए करती थी जिससे उसे पढ़कर उसके पति को जलन हो, क्योंकि वो अपने पति को दुख पहुंचाना चाहती थी। कुछ और टाइम गुजरता है और एक दिन अमिता सैयद को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सैयद को इस बात से कोई खुशी नहीं होती है, क्योंकि उसे मालूम था कि ये बच्चा उसका नहीं है बल्कि संजय सिंह का है। कुछ महीने और बीतने के बाद अमिता एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन एक पिता और पति के तौर पर सैयद काफी हारा हुआ महसूस कर रहा था। कई लोगों से तो उसने ये तक कहा था कि उसका मन सुसाइड करने का करता है। इसी के साथ इन सब का असर उसके खेल पर भी पड़ने लगा था। वो पहली बार नेशनल चैंपियनशिप भी हार चुका था, लेकिन उसने फिर से फाइट बैक करने का फैसला किया। फिर तारीख आती है 28 जुलाई 1988। अमिता को बच्ची को जन्म दिए पूरे 2 महीने हो चुके थे, लेकिन सैयद को पूरा विश्वास था कि ये बेटी संजय सिंह की ही है। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच काफी बहस हुआ करती थी। कई महीनों से अमिता के अंदर सैयद के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी साथ ही रहते थे। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भी सैयद अक्सर प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे। 28 जुलाई के दिन भी वो अपनी पत्नी को बताकर प्रैक्टिस के लिए निकले थे। तमाम मुश्किलों के बाद भी वो देश के लिए कुछ मेडल्स जीतना चाहते थे, इसलिए पत्नी को बाय बोलकर स्टेडियम के लिए निकल गए। पत्नी अमिता ने भी मुस्कुराते हुए सर हिलाया। शायद अमिता को पता था कि ये सैयद की तरफ से ये बोले गए कुछ आखिरी शब्द हैं। 2816 सैयद मोदी के स्कूटर का नंबर। सैयद स्कूटर को स्टार्ट करते हैं और स्टेडियम की तरफ चल देते हैं। शाम को स्टेडियम से निकलकर पास ही एक जूस सेंटर की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक मारुति की कार तेज रफ्तार में उनके पास आकर रुकती है और उस कार से 2 लोग निकलकर सैयद के बिल्कुल पास जाकर .38 रिवॉल्वर से उनके सीने में 8 गोलियां दाग देते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नेशनल बैडमिंटन प्लेयर सैयद मोदी की हत्या हो चुकी थी। इस देश ने अपने नेशनल हीरो को हमेशा के लिए खो दिया था। सुबह होते ही ये मामला देश के मीडिया की हेडलाइन बन चुकी थी। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से इसे सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। सबसे पहले सीबीआई के हाथ अमिता की डायरी लगी, जिससे साफ साबित हो रहा था कि अमिता और संजय सिंह के बीच अफेयर था। नवंबर 1988 सीबीआई ने चार्जशीट दायर की। उस चार्जशीट में सीबीआई ने कहा था कि यह मामला लव ट्रायंगल, अवैध संबंध और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का है। साथ ही सीबीआई ने यह कहा था कि संजय, अमिता और अखिलेश, जो कि रायबरेली का बाहुबली था, इन तीनों ने मिलकर सैयद के मर्डर की साजिश रची थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 7 लोगों को आरोपी बनाया था। इसके बाद कोर्ट में संजय सिंह और अमिता की तरफ से वकील राम जेठमलानी ने मोर्चा संभाला और ऐसी दलील पेश की कि सीबीआई के पूरे चार्जशीट को ही कमजोर कर दिया। सबूत न होने की वजह से सितंबर 1990 में कोर्ट ने संजय सिंह और अमिता को बेकसूर बताया और केस से उनका नाम हटा दिया। फिर साल 1996 में प्रयागराज हाई कोर्ट ने सीबीआई को दूसरा झटका दिया। इस बार कोर्ट ने तीसरे आरोपी अखिलेश सिंह को भी बरी कर दिया। इसके बाद एक अन्य आरोपी जितेंद्र को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी कर दिया। सीबीआई ने जिन 7 लोगों को आरोपी बनाया था, उनमें से 4 लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले।
और वो रिहा हो चुके थे। 2 और आरोपियों की पैरोल के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। बचा एक आरोपी भगवती सिंह, जिसे लखनऊ की सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस केस के बाद ही संजय सिंह और अमिता मोदी ने एक दूसरे से शादी कर ली और अमिता मोदी बन गई संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह। इससे सीबीआई की चार्जशीट की ये बात तो साबित हो गई कि संजय और अमिता का अफेयर चल रहा था। साथ ही साथ तमाम मीडिया घराने और आम लोगों के मन में एक सवाल रह गया कि आखिर देश के स्टार नेशनल बैडमिंटन प्लेयर सैयद मोदी, जिसके लाखों चाहने वाले थे, उसके ऊपर किसके इशारों पर गोली चलाई गई थी। क्योंकि जिन लोगों को सीबीआई ने आरोपी बताया था, उन्हें कोर्ट ने बेकसूर बताते हुए छोड़ दिया था। जिन्हें कोर्ट ने छोड़ दिया है, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन फिर भी एक सवाल तो उठता ही रहता है कि आखिर सैयद मोदी को किसने मरवाया। अगर कोई मोटिव नहीं था तो सैयद मोदी के ऊपर गोली क्यों चलाई गई। याद रखिएगा कि बिना मोटिव के मर्डर नहीं होते हैं। सैयद मोदी को चाहने वाले आज भी इस सवाल की तलाश में हैं कि आखिर गोली किसके इशारों पर चलवाई गई।